नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? हमेशा की तरह मस्त और अच्छे होंगे। हाँ, तो मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, जो आपको हिंदी की कक्षाएं उपलब्ध करवा रहा है, जिसे आप पढ़ सुन समझ कर अपने प्रश्नों को हल कर सके, अपने मन में उठ रहे हिंदी के प्रति जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनके जवाब पा सके, उत्तर पा सके। पिछले सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे, समझ भी आए होंगे। कुछ नहीं समझ आने के केस में आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बता देंगे। और तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल के जरिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी की कक्षा के अंदर। तो सभी प्रेजेंट ही होंगे, वीडियो है तो अवश्य ही जब देखेंगे तो प्रेजेंट हो जाएंगे। एक और कंपटीशन हम शुरू कर लेते हैं, प्रतियोगिता शुरू कर लेते हैं। जो स्टूडेंट, वो किसी भी एज का हो, कोई मैटर नहीं करता। क्यों? कोई इससे संबंधित ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य उन सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिंदी को पढ़ना, सीखना, समझना चाहते हैं, हिंदी को अपना एक गहनतम विषय बनाना चाहते हैं और हिंदी से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसी के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उनके सॉल्यूशन भी हमें आने चाहिए, अर्थात उनके जवाब भी हमें आने चाहिए। तो उसके तहत भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। कक्षा कहीं से भी शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर की बात नहीं है। जो बच्चा, जिस उम्र का बच्चा चाहे, इसे देख सकता है और पढ़ सकता है और अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब पा सकता है। मेरा लक्ष्य है हिंदी को सरलतम रूप में आपको सिखाना, पढ़ाना और बताना। इसी की कगार में या इसी पथ पर चलते हुए हम लोग कर रहे थे रस। हमने पिछले 2 वीडियो में देखा, रस के बारे में जाना, रस के भावों के बारे में जाना। भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, उन्होंने क्या कहा उसके विषय में जाना। तो रस की सामग्री किसके अंदर है? उससे पहले मैंने एक वीडियो में सवाल पूछा था, साहित्य के कितने भाग हैं? मैंने यहाँ प्रश्न का उत्तर लिख के रखा है। साहित्य के 2 भाग हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, हिंदी व्यक्तित्व के नाम से जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लें और जीतने का प्रयत्न करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। चलिए, रस की सामग्री में आते हैं 3 भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। संचारी भाव क्या होते हैं? मैंने बताया था, हमारे मन में जो भाव 1 सेकंड के लिए उठते हैं और फिर गिर जाते हैं, यानी हाँ ठीक है, अभी मुझे पसंद है, फिर मन करता है नहीं खाया, वो संचारी भाव हैं। और विभाव क्या होते हैं? जो कारण बनते हैं, सामग्री बनते हैं, साधन बनते हैं हमारे मन में किसी ना किसी प्रकार से भावों के उठने का, किसी ना किसी प्रकार से भावों के उठने का, वो क्या कहलाते हैं? विभाव। उदाहरण के लिए, हम कहीं गए, वहां किसी बच्चे को हमने गिरते हुए देखा, तो सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है, हमारे मन में भाव उजड़ते हैं, अरे अरे उस बच्चे को बचाओ। उस मन के हम उस समय हमारे मन में उस बच्चे को बचाने के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ ना, किसके कारण? उस बच्चे को जब हमने गिरते हुए देखा। बच्चे का गिरना हमारे मन में भाव के उठने का कारण, साधन, सामग्री बना। ठीक है, उसे हम विभाव कहेंगे। अनुभव में क्या है? जो चेष्टा, चेष्टा का मतलब है किसी भी कोशिश को करना, जो हम हमारे मन में जो भाव उठते हैं उनको, उदाहरण के लिए, जैसे सपोज ये सोचो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो दिमाग में आया चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो मेरा संकेत क्या हुआ? मुझे मिला, सूचना मिली, सूचना मुझे मिली, मेरे मन में भाव उठा, हाँ यार कुछ करते हैं। और जब वो करने का साधन मुझे मिल गया, क्या? आपको पढ़ाना, तो मेरे लक्ष्य की चेष्टा पूर्ण हुई ना, वो क्या है? अनुभव है। तो इसी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, रस का एक छोटा सा विवरण आपको दिया, रस की सामग्री के बारे में आपको बताया, भाव में आपको व्यक्त कर चुकी हूं कल ही, पहली जो वीडियो हमारी बनी थी उसमें। और आज हम करेंगे रस के प्रकारों के बारे में।
रस के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार हैं। हिंदी भाषा में रस के 9 प्रकार हैं। हमने रस के भाव करे थे ना। श्रृंगार का भाव क्या है? रति। करुण का भाव क्या है? शोक। रौद्र का भाव क्या है? क्रोध। विभत्स का भाव क्या है? घृणा। भयानक का भाव क्या है? भय। हास्य का भाव क्या है? हंसी। तो ये सारे जो रस हैं हमारे मन में उठ रहे किसी न किसी भाव से जुड़े हैं। तो कोई भी पाठक या श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। 3 अनेक शब्द मैंने बताए, ठीक है? याद रखिएगा, मैं प्रश्न अवश्य पूछूंगी, भूलूंगी नहीं। प्रतियोगिता मेरी है ना, तो प्रश्न पूछना मेरा हक है। और रही मैं अध्यापिका, तो प्रश्न पूछूंगी। एक छोटा सा टेस्ट तो अंत में बनता ही है कि मैंने क्या पढ़ा है और उसका विवरण आप किस तरह देंगे। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, भयानक रस। ये रस के क्या हैं? 9 प्रकार हैं। इन 9 प्रकारों को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, मैंने कल कुछ बताया था, रस को साहित्य की क्या कहा गया है। ये प्रश्न तो हमारा पूर्ण हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को मैं मिटा देती हूँ। यहाँ आ गया है आप लोगों के लिए नया प्रश्न। प्रश्न क्या है? रस को साहित्य की क्या कहा गया है? ठीक है। ओ सॉरी, माफी चाहती हूं, यहां आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। विस्मयादि बोधक हमने किए थे ना, है ना? उसी तरह जब हम विराम चिन्ह करेंगे तो हिंदी के अंदर कहाँ कहाँ कोष्टक यूज होता है, कहाँ अल्प विराम यूज होता है, कहाँ पूर्ण विराम यूज होता है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यूज होता है और कहाँ आश्चर्यजनक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम पूर्ण करते हैं हमारा आज का पाठ। कौन सा है? रस। हाँ, चिंता मत कीजिए, एक वीडियो में पूरे रस नहीं होंगे। आज हम 1 या 2 रस के बारे में जानेंगे, लेकिन हम आज कर रहे हैं रसों के राजा रसराज के बारे में। तो रसों का राजा कौन है? रसराज कौन है? श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार का मतलब होता है सजाना, किसी भी वस्तु को सजाना या उसको सजाकर अपनी ओर आकर्षित करना या दूसरों के आकर्षण का केंद्र बनाना, वो क्या कहलाता है? श्रृंगार। श्रृंगार रस जो है उसको रसों का राजा अर्थात रसराज भी कहते हैं। और इसका संबंध क्या है? स्त्री और पुरुष से है। स्त्री और पुरुष यानी हर कविता के अंदर और किसी दोहे के अंदर नायक और नायिका होंगे, या तो नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते होंगे, या तो वे बिछड़ रहे होंगे या मिल रहे होंगे। उस स्थिति में उनके प्रेम का जो वर्णन होता है वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ये नायक नायिका के प्रेम को तो दिखाता ही है, दर्शाता ही है, पर साथ ही साथ में एक भक्त के भाव को भी दिखाता है। ठीक है ना? सूरदास की कुछ कविताओं के अंदर, कुछ दोहों के अंदर क्या है, कुछ साखियों के अंदर क्या है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अब चाहे तो सूरदास को पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा अवश्य। चलिए, अब हम करते हैं श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब मैंने क्या बताया? सजाना। अब सजाता कौन है श्रृंगार रस? हमारी कविताओं को। और श्रृंगार रस का संबंध किससे है? स्त्री पुरुष की रति से, अर्थात स्त्री और पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम स्वरूप जो भाव उत्पन्न होते हैं, वियोग स्वरूप जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? श्रृंगार रस कहलाते हैं। ठीक है, इसे रसराज कहते हैं। ये तो है, क्योंकि सबसे सुंदर वर्णन नायक नायिका का प्रेम या माता का पुत्र के प्रति प्रेम या एक भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित होता है, उसमें श्रृंगार रस का वर्णन होता है। ध्यान रखिए, श्रृंगार रस सजाना।
और श्रृंगार रस बहुत मीठा रस है। इसको पढ़ने में ऐसे लगता है जैसे अमृत का पान हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए श्रृंगार रस को 2 भागों में विभाजित किया है, संयोग और वियोग। कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। कौन सा? संयोग और वियोग। वियोग से तो आपको पता लग ही गया, अलग होना, बिछड़ना। संयोग, संयोग को हम कई रूप में ले सकते हैं, जैसे हमारे भाग्य के रूप में, जोग के रूप में, या ये कह सकते हैं संयोगवश, यानी कि मिलने के लिए भाग्य बनने आवश्यक थे। कोई सी भी परिस्थिति जहां हमें कुछ ना होने का पता हो, लेकिन अचानक से वो चीज हमारे लिए हो जाती है, या वो घटना हमारे साथ किसी न किसी रूप में घटित हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, आज प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे पर मैं शायद उनसे नहीं मिल पाता, यह मेरा संयोग ही था कि मैं उनकी मदद कर उनसे हाथों हाथ मिल पाया। उदाहरण था। अब संयोग श्रृंगार के लक्षण क्या हैं? स्थाई भाव क्या है इसका? आपको तो पता ही है, श्रृंगार का स्थाई भाव रति है, तो संयोग और वियोग का स्थाई भाव भी क्या होगा? इन दोनों का स्थाई भाव भी क्या होगा? रति। स्थाई भाव क्या होता है? हमारे मन में जन्मजात पैदाइशी हमें जो भाव मिलते हैं, हमेशा हमारे मन में टिके रहते हैं, हमेशा हमारे मन में उपस्थित हैं। परिस्थितियों के अनुसार वो भाव बाहर निकलते हैं या बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थाई भाव। तो श्रृंगार का स्थाई भाव क्या है? रति है। संयोग श्रृंगार के लक्षण क्या हैं? संचारी भाव, आलंबन, आश्चर्य, अनुभाव, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? मैंने बताया था ना, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मिलना, उद्दीपन हमारे भाव की पूर्णता। एक उदाहरण देखिए, एक जंगल है मेरी तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जा रही हूं भूल, मैं जा रही हूं भूल, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थमा हुआ हूं। है ना? ये उदाहरण क्या कहेगा? ये उदाहरण आपको बोल रहा है, सेम है, आपको क्या बोल रहा है? इसमें संयोग है। संयोग किसका है? नायक और नायिका के मिलने का। कैसे? प्रिय आलंबन है, प्रेमी आश्रय है। प्रिय आलंबन क्यों है? क्योंकि वो तो भटक रही है ना, किससे मिलने के लिए? अपने प्रेमी से मिलने के लिए। अब जो अपने प्रेमी से मिल जाएगी तो वो उसके ऊपर आश्रित हो जाएगी ना, है ना? आश्रित हो जाएगी तो क्या? प्रेमी और प्रेमिका का क्या होगा? मिलन होगा। जैसे ही उनको पूर्णता मिल जाएगी, वो उद्दीपन रूप में आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि नायिका की आंखों में गहराई क्या है? उद्दीपन है। और उद्दीपन से पूर्णता क्या मिलेगी? कि तेरी आंखें जो हैं, तेरी आंखें जो हैं जंगल की गहराई के समान हैं, जिनके अंदर मैं उतरता हूं तो उनमें ही खो जाता हूं। कभी कभी लगता है तू तो रेल की तरह आती जाती है और मैं पुल की तरह थमा हूं। अर्थात तेरे प्रेम में मैं इस प्रकार डूबा हूं कि तू तो मेरे प्रेम में से डुबकी निकालकर निकल तो जाती है, पर मैं वहीं उस प्रेम में डुबकी लगाकर बैठा हूं। तो किस प्रकार नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रेम में खो जाते हैं, और एक दूसरे को किन उदाहरणों से संबोधित किया है? नायिका को रेल और नायक पुल के बराबर, है ना? कि वो तो उसके प्यार में पुल की तरह थमा है, जिस पर से वो डुबकी लगाती है और निकल जाती है। मतलब एक पटरी है, पटरी स्थिर है ना, तो प्रेमी तो स्थिर है, पर प्रेमिका क्या करती है? आती जाती रहती है। तो वो क्या है? संयोग है उनके मिलने का है। और इसी तरह जब नायक नायिका मिलते हैं और पाठक उन कविताओं को जब पढ़ता है, उसके मन में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, तो वहां श्रृंगार रस होता है। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस। इसी के विपरीत जो वियोग है, वियोग का स्थायी भाव तो रति है, उसमें संचारी भाव, उग्रता, गुस्सा। क्यों? जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं किसी कारणवश, या तो नायक नायिका से दूर हो जाता है या नायिका नायक से दूर हो जाती है, तो मन में जो दुख भरे भाव उठते हैं, उग्रता आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और किसी प्रकार से हम उससे मिल नहीं पाते, वो मिलने की जो तड़प होती है वो उस वियोग को और बढ़ा देती है। उसे हम क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस। आपने वो दोहा पढ़ा है क्या?
सूरदास जी का, जिसमें भगवान कृष्ण हैं वो अपने एक मंत्री के हाथों गोपियों को संदेश भिजवाते हैं योग का, और कहते हैं कि तुम योग की ओर ध्यान दो, अपने कार्य की ओर ध्यान दो, मैं तो अभी वृंदावन वापस नहीं आ पाऊंगा। और फिर वो माधव को क्या बोलती हैं, उद्धव को क्या बोलती हैं कि कृष्ण उस गुड़ के समान है जिस पर हम चींटी की तरह चिपके हैं, उस डाली के समान है जिस पर हम पेड़ पत्तियों की तरह लटके हैं। इसी तरह से उनके वियोग को किस किस उदाहरणों द्वारा उन्होंने दिखाया है ना। अब चलिए हम नायक नायिका वाला कर लेते हैं। यहाँ नायक कौन था? कृष्ण। और नायिकाएं कौन थी? गोपियां। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो लगाव है उसको दिखाया गया था। और जब कृष्ण अचानक से दूर चले जाते हैं और अपने ना लौटने का संदेश गोपियों को भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम योग करो, तुम ध्यान करो और अपने जीवन को सुगठित करो, तो वो उद्धव को क्या कहती हैं कि हम तो कृष्ण की बांसुरी की प्रेमिकाएं हैं, दीवानी हैं। हम कृष्ण में इस तरह समा चुकी हैं जैसे समुद्र में अन्य नदियों का जल समा जाता है ना। तो हम कृष्ण को भुला नहीं सकती। हमें योग का संदेश मत दो। योग का संदेश देकर तुम हमारे वियोग में आग के में घी डालने का काम कर रहे हो, अर्थात हमारा वियोग बढ़ा रहे हो। इसी तरह एक और उदाहरण है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते शाम सिधारे। कि हम तो राह देखते रहते हैं कि कब श्री कृष्ण आए, और इस तरह हम उतावली बावली हो जाती हैं कि बार बार उस गेट पर, दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाते हैं कि कहीं हमारे कृष्ण तो नहीं आए। हमारा मन अति बेचैन है, हमारे मन में उद्विग्नता है कि वो कब आए। हमारे नयन, नयन अर्थात हमारी नेत्र, आंखें, नयन, लोचन, चक्षु हमेशा दरवाजे पर लगे रहते हैं कि कृष्ण आए, अपनी बांसुरी बजाएं और हम उनकी बांसुरी में लीन होकर अपने आप को मुक्त कर लें, उनमें समा जाएं। तो ये गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम दिखता है ना। तो ये यहाँ कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस का भाग वियोग श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में आज के लिए इतना ही। हम श्रृंगार रस के बारे में जाने, पढ़े, समझे। अगली वीडियो में हम इसके 2 उदाहरण करेंगे जहाँ संयोग और वियोग दोनों के बारे में एक बार और थोड़ी सी चर्चा होगी। तब तक श्रृंगार को समझिए, इसके भाव को समझिए, इसके स्थायी भाव को समझिए। संयोग और वियोग क्या है जानते रहिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन के साथ मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस पाइए। नए वीडियोस आते ही सब्सक्राइब किए होगा तो आपको ऑडिशंस मिलते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा। आपकी बेल है वो बजती रहेगी, देखिए हिंदी का वीडियो आ गया और आप झट से बैठ जाइए। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।